जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि हम लोगों का क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इससे पहले के हम लोगों के 2 लेक्चर हो चुके हैं। ये हम लोगों का आज का है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। यदि इन चैप्टर को आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख लेंगे। देखिए 2 लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं क्या क्या। पुष्प की संरचना पढ़ चुके हैं, इसके बाद पुष्प के भागों के बारे में पढ़ चुके हैं, पुष्प के नर भाग यानी पुंकेसर की संरचना देख चुके हैं और स्त्री केसर यानी कि जयांग की संरचना हम लोग देख चुके हैं। तो देखिए आज का हम लोगों का टॉपिक है युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद। देखिए युग्मकोद्भिद होता क्या है। तो युग्मकोद्भिद का मतलब होता है युग्मक बनने की क्रिया, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक के बनने की जो क्रिया है उसी को हम लोग कहते हैं युग्मकोद्भिद। यानी कि पुष्प द्वारा नर युग्मक और मादा युग्मक के बनने की क्रिया युग्मकोद्भिद कहलाती है। युग्मकोद्भिद कहलाती है, यानी कि जो नर युग्मक और मादा युग्मक के बनने की क्रिया है इसी को कहते हैं हम लोग युग्मकोद्भिद। ये 2 है, नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद। तो नर युग्मकोद्भिद को हम लोग कहते हैं गुरु बीजाणु जनन। नर युग्मकोद्भिद या इसी को कहेंगे लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन। और दूसरा हो जाता है मादा युग्मकोद्भिद। समझ में आ रहा है ना। दूसरा है मादा युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद को कहते हैं हम लोग गुरु बीजाणु जनन। यदि साफ नहीं दिख रहा होगा तो वीडियो की क्वालिटी आप लोग थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन। अब इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे लघु बीजाणु जनन क्या होता है। लघु बीजाणु जनन यानी कि लघु बीजाणु यानी कि जो नर युग्मक के बनने की क्रिया है उसको हम लोग कहेंगे लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु के बनने की क्रिया ही लघु बीजाणु जनन कहलाएगी। आखिर ये लघु बीजाणु बनते कैसे हैं। तो जो लघु बीजाणु धानी, जैसे हम लोग देखे थे पराग कोश के यदि अनुप्रस्थ काट की संरचना को हम लोग समझें तो पराग कोश के अनुप्रस्थ काट की संरचना कुछ इस प्रकार की थी। इसमें मध्य में उपस्थित था लघु बीजाणु धानी। इसे कहेंगे लघु बीजाणु धानी। तो लघु बीजाणु धानी में उपस्थित बीजाणु जनन ऊतक के पराग मात्र कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उससे लघु बीजाणु के बनने की क्रिया ही कहलाती है लघु बीजाणु जनन। तो ये लघु बीजाणु धानी है। तो लघु बीजाणु जनन क्या है इधर समझ लीजिए। तो जो बीजाणु जनन ऊतक है लघु बीजाणु धानी में उपस्थित जो बीजाणु जनन ऊतक, बीजाणु जनन ऊतक हैं, ऊतक के पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु बनने की क्रिया लघु बीजाणु
जनन कहलाती है। साथ ही साथ आप लोग लिखते चलेंगे, लघु बीजाणु जनन कहलाती है, और पेपर के लिए इंपॉर्टेंट कर लेंगे। तो बीजाणु जनन जो उत्तक हैं उनके पराग मातृ कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसके लघु बीजाणु जो बनने की क्रिया है उसी को कहेंगे बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन। ये क्रिया होती कैसे है तो डायग्राम से समझेंगे। ये हम लोगों का है पराग कोश। पराग कोश के जो अंदर उपस्थित है लघु बीजाणुधानी, इसमें उत्तक है बीजाणु जनन उत्तक, बीजाणु जनन उत्तक। ये बीजाणु जनन जो उत्तक होते हैं बने होते हैं अधोभित्तीय कोशिकाओं से। ये होते हैं अधोभित्तीय कोशिका। तो अधोभित्तीय कोशिका जो कि द्विगुणित होती है, यही परिपक्व होते हैं तो बनते हैं परपशु कोशिका। परिपक्व होने के बाद ये बनते हैं परपशु कोशिका। परपशु कोशिका भी हम लोगों की द्विगुणित है, परपशु कोशिका द्विगुणित है। अब इन्हीं परपशु कोशिका में जब समसूत्री विभाजन होता है, इसमें जब विभाजन होता है कौन सा तो समसूत्री, समसूत्री विभाजन। जब समसूत्री विभाजन होता है तो दो द्विगुणित कोशिका बनती है। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र उतने ही रहते हैं जितने की जनक कोशिका में होते हैं, जबकि अर्धसूत्री जब विभाजन होता है तो संतति कोशिका में जनक कोशिका के गुणसूत्र के आधे गुणसूत्र हो जाते हैं। तो इसमें 2n और 2n रहेंगे, जिसमें आपका दो कोशिका बनेगी। एक तो प्राथमिक भित्तीय कोशिका, एक होगी प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरी हो जाएगी प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका। इसको हम लोग कहेंगे प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका, प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका। ये दो प्रकार की कोशिकाएं बनेंगी। इसमें जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका है ये 4 परतों का निर्माण करेगी। ये जो प्राथमिक कोशिका भित्तीय कोशिका है ये बनाएगी 4 लेयर। 4 लेयर कौन कौन से होंगे इधर नाम लिख दे रहे हैं। सबसे पहले ये एक लघु बीजाणुधानी है, इसके अंदर जो है कि पहली लेयर बनाएगी। इसमें जो लघु बीजाणुधानी है इसी का हम लोग बड़ा वाला फिगर किए हैं थोड़ा सा जूम करके। तो ये हम लोगों का है सबसे पहले बाह्य परत। बाह्य परत के बाद दूसरी लेयर आ जाती है। दूसरी लेयर जो होती है अंतःस्थैतियम की होती है। ये पहली वाली बाह्य परत है, दूसरी अंतःस्थैतियम। दूसरी परत अंतःस्थैतियम की हो जाती है। इसके ठीक अंदर तीसरी परत होती है। इसके ठीक अंदर तीसरी परत होती है जिसको हम लोग कहते हैं मध्य परत। कौन सी परत? मध्य परत। और एक चौथी परत आ जाती है इसके जस्ट अंदर, जिसका नाम दिया जाता है टेपिटम। तो ये चौथी परत जो होती है ये होती है टेपिटम की। ये वाली चौथी लेयर टेपिटम की हो जाती है। हो सकता है न दिख रहा हो तो थोड़ा सा और ऊपर कर दे रहे हैं। ये वाली है मध्य परत और ये वाली लेयर हो जाती है टेपिटम की। तो चौथी परत हम लोग की टेपिटम की होती है। तो इस तरह से ये जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका है ये 4 परतों का निर्माण कर रही है। अब जो प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका है इसकी थोड़ी सी क्रिया हम लोग देखें इधर से। जो प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका है, प्राथमिक पुंबीजाणु
जनन कोशिका। ये जो प्राथमिक पूर्ण बीजाणु जनन कोशिका है द्विगुणित, कैसी है? द्विगुणित है। अब इसमें पुनः से होगा समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। और जब समसूत्री विभाजन होगा तो समसूत्री विभाजन द्वारा बनेगी पराग मातृ कोशिका। इससे बनेगी पराग मातृ कोशिका। और इस पराग मातृ कोशिका में जब हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन, इस पराग मातृ कोशिका अभी तक द्विगुणित है, इसमें हुआ अर्धसूत्री विभाजन। और जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होगा, जिनको हम लोग कहेंगे लघु बीजाणु। ये 4 जो अगुणित कोशिकाएं मिली है इनको कहेंगे लघु बीजाणु। तो एक बार में 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। तो यही हम लोग लिखे थे कि बीजाणु जनन ऊतक के पराग मातृ कोशिका में, इस पराग मातृ कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इसे लघु बीजाणु के बनने की क्रिया ही कहलाएगी लघु बीजाणु जनन। ये है लघु बीजाणु जनन के बनने की पूरी प्रोसेस। आप लोग इसको बना लेंगे। यदि विस्तृत में पूछेगा तो पूरा लिखेंगे, अन्यथा 1 नंबर या 2 नंबर में कोई पूछ देता है तो केवल ये परिभाषा लिख करके छोड़ देंगे, डायग्राम नहीं दर्शाएंगे। चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी।